स्वर्गवासी चाची ने दिया जादुई लहंगा। मानसी बहुत छोटी थी, तभी एक हादसे में उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। मानसी का अपना कहने वाला अब कोई नहीं था, वो अनाथ थी। तभी उसके चाचा विनोद उससे कहते हैं, कोई बात नहीं मानसी बेटा, होनी को कौन बदल सकता है। अब जो होना था वो हो गया, पर तुम चिंता मत करो, मैं है ना, आज से तू मेरे साथ शहर में रहेगी। उसके बाद विनोद मानसी को अपने साथ शहर ले आता है। मानसी को देखकर विनोद की पत्नी वीना गुस्से में झुल्लाते हुए कहती है, क्यों जी, घर में पहले ही कम मुसीबत थी जो तुम एक और मुसीबत गांव से उठा लाए। वीना, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बेचारी का हमारे सिवा भला कौन है? हाँ हाँ, हम लोग का तो जैसे बहुत सारे लोग हैं ना। अरे घर में बीमार पड़ी मरती रहती हूँ, तब तो मुझे कोई पूछने नहीं आता। लेकिन आपको अपना घर कहाँ दिखेगा? लुटा दो, सब कुछ दूसरे के ऊपर ही लुटा दो। मैं तो कहती हूँ मैं ही ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, फिर रहना इस घर को अनाथ आश्रम बनाकर। अरे भाग्यवान, शांत भी होगी या बोलती ही जाओगी? मानसी, तुम अंदर जाओ। अरे अगर मैं इसे यहाँ नहीं लाता तो गांव के लोग मुझे क्या कहते हैं? वो मेरे भाई के जमीन का एक तिनका नहीं लेने देते। अब तुम दिमाग को शांत करो और जाओ खाना बनाओ। इसे यहाँ रखने से हमारा ही फायदा है। हमारा कैसा फायदा? अरे मोटी बुद्धि, तुम्हें मुफ्त में जो नौकरानी मिल रही है, अब बस आराम से मालकिन की तरह बैठकर घर का सारा काम इससे कराया करो। पत्नी को समझाने के बाद विनोद मानसी के कमरे में जाता है। अरे मानसी बेटा, लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ, खा लो और अपनी चाची की बात का बुरा मत मानना। वो ऐसी ही है और इसे अपना ही घर समझो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दिया करना। ठीक है चाचा जी। अगली सुबह, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? अरे आज बिस्तर से उठोगी या नहीं? उठ गई चाची। उठ गई हो तो जाओ और जाकर रसोई में सारे बर्तन साफ करके सबके लिए बढ़िया से खाना बना लो। अरे बीना, बेचारी अकेले इतना काम कैसे करेगी? जाओ तुम दोनों साथ मिलकर बना लो। देखो जी, घर के काम में आपको दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। कोई बात नहीं चाचा, मैं सब कर लूंगी, आप परेशान मत होइए। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। एक दिन वीना गुस्से से मानसी का हाथ जला देती है। तभी विनोद मानसी के लिए दवाई लेकर आता है। मुझे माफ कर देना मानसी बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। चाचा, आखिर चाची मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है? अरे बेटा, रोते नहीं, मैं हूँ ना, ठीक हो जाएगा। और देखना, एक दिन तुम्हारी चाची तुझे बहुत प्यार करेगी। और ये देखो, मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूँ, चॉकलेट। फटाफट से रोना बंद करो, इसे खा लो। तभी बाहर कलुआ नाम का एक व्यक्ति आता है। अरे विनोद, घर पर हो क्या? अरे कालिया जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? हमें बुला लेते। बात ही कुछ ऐसी थी कि हमें आना पड़ा। तो जमींदार जी से जो तुम्हारी बात हो रखी है उसी के बारे में बात करनी है। जमींदार ने तुम्हारी भतीजी को देखा है, वो उन्हें बहुत पसंद आई है। तभी वहाँ पर वीना भी आ जाती है। क्या कहा? जमींदार जी को हमारी वीना पसंद आई है? ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कालिया जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे भाग्यवान, थोड़ा धीरज रखो, मुझे बात कर लेने दो। तुम अंदर जाओ। आखिर मुझे इस बारे में मानसी से भी तो बात करनी होगी। मानसी से क्यों? आखिर हम उसके बड़े हैं, हम उसकी जिंदगी का फैसला करेंगे। वो कौन होती है हमारे फैसलों को काटने वाली? अरे कलुआ जी, आप जाकर जमींदार जी से बस हाँ कह दीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर है। अरे भाग्यवान, तुम अंदर जाओ, मुझे कलुआ जी से अकेले में कुछ बात करनी है। अब तुम जाओ। उसके बाद विनोद और कलुआ आपस में कुछ बात करने लगते हैं। इधर वीना मानवी से कहती है, अरे मानसी बेटा, तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही अच्छी है। तुम्हारा रिश्ता जो इतने बड़े घर में होने जा रहा है। चाची, मेरा रिश्ता? हाँ बेटी, जमींदार जी इस पूरे इलाके के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तू तो रानी बनकर रहेगी वहाँ। हाँ। अरे भाग्यवान, चुप भी करोगी? मानसी बेटा देखो, ये शादी तभी होगी जब तुम शादी के लिए हाँ करोगी। बेटी, जमींदार बहुत बड़े लोग हैं, वहाँ तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। वो तुम्हें रानी की तरह रखेंगे। बस यही सब सोचकर मैंने ये रिश्ता मंजूर कर लिया और मुझे
मुझे पता है तू अपने चाचा की बात कभी नहीं टालेगी, है ना बेटी? क्या? पर चाचा, जमींदार जी की उम्र तो आपसे भी ज्यादा है। मानसी, आदमी की उम्र से कुछ नहीं होता। तुम ये क्यों भूल रही हो कि तुम वहाँ ऐशो आराम की जिंदगी बिताओगी, रानी की तरह ठाठ से रहोगी, और हम भी जमींदार के रिश्तेदार कहलाएंगे। इतने बड़े और ऊंचे खानदान से रिश्ता जुड़ेगा। कान खोलकर सुन ले मानसी, तुम्हें ये शादी तो करनी ही होगी। मानसी बेटा, हम तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेंगे। हमने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। हम गरीब लोग भला कहाँ से अच्छे घर में तुम्हारी शादी कर पाते हैं, पर भगवान की कृपा देखो, जमींदार ने खुद ही ये रिश्ते के लिए हाथ बढ़ाया है। बेटा, तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। ए जी, ये सब छोड़िए, आप जाइए और जाकर मिठाई लेकर आइए। मानसी हमारी बात कभी नहीं टालेगी। आखिर ये उसके चाचा और चाची के इज्जत का सवाल है। आखिर हम इतने दिनों से इसे पाल जो रहे हैं। विनोद मिठाई लाने चला जाता है और वीना घर के कामों में लग जाती है। मानसी रोते हुए नदी के किनारे पहुंच जाती है। माँ, पापा, आप दोनों क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर आज आप जिंदा होते तो ये सब मेरे साथ नहीं हो रहा होता। चाची को तो मैं कभी पसंद थी ही नहीं, इसलिए वो मेरी शादी उस बूढ़े आदमी से कराने के लिए जिद कर रही है, और बेचारे चाचा ये सोचकर हाँ कर रहे हैं कि मैं वहाँ खुश रहूंगी। पर माँ, मेरी खुशियाँ वहाँ नहीं है। मैं हरगिज ये शादी नहीं करूँगी। लेकिन मैं घर गई तो चाचा चाची जबरदस्ती मेरी शादी करवा देंगे। नहीं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही अच्छा है। ये सोचकर मानसी उस उफनती नदी में कूद जाती है। तभी मानसी अपने आप ही नदी से बाहर निकलकर किनारे आ जाती है। कौन है यहाँ? किसने मुझे बचाया? मैंने ही तुम्हें बचाया है। तुम ऐसे नदी में कूदकर अपनी जान क्यों देने जा रही थी? तुम क्या तुम एक चुड़ैल हो? डरो मत लड़की, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। डरना है तो इस जालिम इंसान से डरो, हम चुड़ैलों से नहीं। अब बताओ क्या बात है? उसके बाद मानसी उस चुड़ैल को सारी बातें बताती है। तभी वो चुड़ैल मानसी को कुछ समझाते हुए एक चमचमाता लहंगा देती है और घर जाने के लिए बोलती है। मानसी खुशी खुशी लहंगा लेकर घर आ जाती है। अरे कलमुही, कहाँ थी अब तक? किसके साथ मुँह काला करवा रही थी? बीना, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मानसी से तमीज से बात करो, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी पत्नी हो। हाँ हाँ, तुम तो वैसे भी भूल ही चुके हो। और कान खोलकर सुन लो, इस घर में जब तक मैं हूँ तब तक वही होगा जो मैं कहूँगी। और तू कान खोल के सुन ले, जब तक तेरी शादी जमींदार से नहीं हो जाती तब तक तू इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? तभी वीना की नजर मानसी के लहंगे पर जाती है जो मानसी के हाथों में होता है। अरे कलमुही, ये लहंगा किस यार्ड से लेकर आई है? किसने दिया है? बता। अब बताते क्यों नहीं है? शादी से पहले कहाँ मुँह काला करवा रही थी? हाँ मानसी बेटा, ये लहंगा तुम्हें किसने दिया? चाची, माना कि आप मुझे गलत समझते हो, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मुझे माँ की बहुत याद आ रही थी, तभी मैं पहाड़ी के पास वाली नदी के पास बैठकर माँ को याद कर रही थी। तभी मुझे वहाँ नदी में एक लहंगे का पेड़ दिखा जिस पर खूब सारे सुंदर सुंदर लहंगे लगे थे, और उस जादुई पेड़ ने ही मुझे ये लहंगा दिया है। क्या उस नदी में जादुई लहंगे का पेड़ है? बेटी, तू मुझे भी उस जादुई पेड़ के पास ले चल। मैं वहाँ जाकर अपने लिए भी खूब सारे लहंगे ले आऊंगी। उसके बाद मानसी अपने चाचा चाची को उस नदी के पास ले जाती है। तभी वहाँ वही चुड़ैल आती है। शांति, तुम यहाँ? हाँ, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी कमीने। क्या सोचा था तुमने कि तुम बच जाओगे? कभी नहीं। पाप किसी को नहीं छोड़ता, किसी को नहीं। मुझे माफ कर दो शांति, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे छोड़ दो। नहीं, कभी नहीं। उसके बाद वो चुड़ैल विनोद को जान से मार डालती है। अरे, ये तुमने क्या किया? तुमने तो कहा था तुम किसी की जान नहीं लोगी, बल्कि उन्हें डरा धमका कर छोड़ दोगी, लेकिन तुमने मेरे चाचा को मार दिया। तुम बहुत बुरी हो। माँ बाबा के जाने के बाद एक चाचा ही तो थे जो मुझसे प्यार करते थे, और तुमने आज उसे ही मुझसे छीन लिया। ए जी, उठिए ना जी, ये क्या हो गया आपको? नहीं, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। किसके लिए इतनी दुखी हो रही हो तुम दोनों? इस शैतान के लिए? अरे, ये इंसान नहीं, एक हैवान था, हैवान।
और इसने जमींदार से तुम्हारी शादी नहीं बल्कि सौदा किया था। वो जमींदार से तुम्हें बेचना चाहता था। यकीन नहीं है तो अपनी चाची से पूछ ले। चाची ये क्या कह रही है? क्या ये सब सच है? हाँ बेटी ये सच है, लेकिन इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे बस कुछ दिनों पहले ही कलुआ जी से ये सब पता चला। लेकिन तूने फिर भी उसे नहीं रोका। ये सिर्फ मानसी को नहीं बल्कि तुम्हें भी धोखा दिया है। तुम लोग सोच रही हो ना कि मैं कौन हूँ? मैं इसकी पहली पत्नी हूँ जिसकी इस शैतान ने बच्चा न होने की वजह से पहाड़ी से धक्का देकर हत्या कर दी थी और फिर शहर जाकर तुमसे शादी कर ली थी। ये सब क्या कह रही हो तुम? मेरे चाचा और खूनी? हाँ, यकीन नहीं हो रहा? मुझे भी नहीं हुआ था। मैं तुम्हारे चाचा के प्यार में पागल थी। अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने उससे शादी कर ली, लेकिन कुछ ही दिनों में वो मुझ पर बहुत अत्याचार करने लगा क्योंकि मुझे बच्चा नहीं हो रहा था। और फिर एक दिन धोखे से वो मुझे इसी पहाड़ी पर लाकर पीछे से धक्का दे दिया। हे भगवान, मैं तो लुट गई। मैं इतने दिनों से एक खूनी आदमी के साथ रह रही थी। वीना, ये शैतान किसी का सगा नहीं। ये मानसी को बेचने के बाद तुम्हें मारकर फिर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करता, क्योंकि ये दरिंदा किसी का नहीं हुआ, न अपने माँ बाप का, न भाई का और न ही तुम्हारा। चुड़ैल जी, शायद मैंने जो बुरे कर्म किए हैं ये सब उसी की सजा है। मैंने हमेशा मानसी को बुरा भला कहा, हमेशा उसका अपमान करती रही और शायद ये सब उसी का फल है। चुप हो जाइए चाची, रोइए मत। उसके बाद वीना मानसी को गले से लगा लेती है। मुझे माफ कर दो मानसी बेटा, आज तुम्हारी वजह से मैं एक राक्षस जैसे इंसान के चंगुल से बच पाई हूँ। और मैं तुम्हारी वजह से ही आज वर्षों के बाद अपना बदला पूरा कर पाई हूँ। मानसी, उस झाड़ी के नीचे मेरा कंकाल है, उसे उठाकर मेरा अंतिम संस्कार कर दो, तब जाकर ही मेरी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। उसके बाद मानसी और उसकी चाची मिलकर शांति का अंतिम संस्कार कर देते हैं और फिर दोनों सगी माँ बेटी की तरह ही एक साथ अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं। मरी हुई नागिन की अनाथ बेटियाँ। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में कई सारे इच्छाधारी नाग और नागिन का बसेरा था। उस जंगल के आसपास बसे गांव वालों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इच्छाधारी नाग नागिनें जैसी चीजें अभी भी होती है। और इसी बात से अनजान नाग नागिन भी उस जंगल में बसे अपने गांव में खुशी खुशी रहा करते थे और वहाँ के लोग जंगल से ही शिकार ढूंढकर अपना पेट भरा करते थे और खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। इसी तरह कशिश नाम की एक नागिन ने भी अपनी 3 जुड़वा बेटियों को जन्म दिया और उसका नाम मानवी, शांति और लक्षिता रखा था। ऐसे ही समय गुजरता रहा और कशिश की अब तीनों बेटियां बड़ी हो चुकी थी और एक दिन तीनों बेटियां जंगल के आसपास ही खेल रही होती है। तभी मानवी अपनी बहनों से कहती है, मेरी प्यारी बहनों, मेरी बात सुनो। मैंने सुना है जंगल के बाहर इंसानों की बहुत ही सुंदर एक दुनिया है, तो क्यों ना हम उनकी उस दुनिया में घूम कर आए, बहुत मजा आएगा। अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो मानवी? तुम्हें पता है ना, माँ ने हमें इस जंगल से बाहर जाने के लिए साफ साफ मना किया है और अगर उन्हें पता चल गया तो वो हम लोगों को बहुत डांटेगी, इसलिए हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक बार हमें देखना तो चाहिए कि उन इंसानों ने अपनी किस तरह की दुनिया बसाई है और वे लोग किस तरह से रहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा लक्षिता। और वैसे भी हम कौन सा नागिन रूप में वहाँ जाएंगे? हम भी उन इंसानों का रूप लेकर ही वहाँ जाएंगे, फिर किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। इतना बोलकर वो तीनों बहनें जंगल से बाहर जाने लगती है, लेकिन उन तीनों को नहीं पता था कि उस गांव में सपेरों का एक झुंड भी रहता है और वे लोग नागिनों को उनकी खुशबू से ही पहचान जाते हैं। इसलिए जैसे ही वो तीनों बहनें गांव के अंदर घुसती है, वैसे ही गांव का एक सपेरा मुंशी कहता है, अरे ये क्या, मुझे अचानक से नागिनों की खुशबू क्यों आ रही है? हमारे गांव में तो कोई नागिन ही नहीं है। अरे क्या तुम सच कह रहे हो? मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें नागिनों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, पर मैं इस काम में माहिर हूँ, इसलिए मैं महसूस कर सकता हूँ कि हमारे पास कोई ना कोई नागिन जरूर है और मैं इस बात का पता लगा कर रहूँगा
तुम और ये तुम्हारी फालतू की बकवास। मैं तो जा रहा हूँ, तुम ढूंढते रहो नागिन। इतना कहकर वो दूसरा सपेरा वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर बाद पहले सपेरे की नजर उन तीनों बहनों पर पड़ जाती है और वह तीनों बहनें इस बात से बिल्कुल अनजान गांव में आराम से घूम रही होती है। तभी वह सपेरा कहता है, अरे ये तीनों लड़कियाँ कौन हैं? मैंने तो आज तक इन्हें गांव में कभी नहीं देखा, फिर ये अचानक आज कहाँ से आ गई? मुझे पता लगाना होगा। इतना बोलकर वह सपेरा उन तीनों बहनों का पीछा करने लगता है और शाम होते ही वह तीनों बहनें जब आपस में जंगल जाती है और अपने नागिन रूप में आती है तो उन्हें ऐसा करते हुए वह सपेरा देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, इस जंगल में इच्छाधारी नाग नागिन का वास है और हम लोगों को इस बारे में आज तक नहीं पता, लेकिन अब मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतना बोलकर सपेरा वापस अपने गांव में आ जाता है और अपने सेठ कास मुंडा को यह सब बताता है। अगर तुम्हारी बात सच हुई तो हम इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान बन सकते हैं, उन लोगों की नागमणि हासिल करके, क्योंकि उनकी नागमणि में ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो इस पूरे संसार को बदल सकती है। और इसी तरह कास मुंडा रात के वक्त अपने सारे सपेरों को लेकर उस जंगल में इच्छाधारी नाग और नागिन को पकड़ने के लिए चला जाता है। उसी समय कुछ नाग नागिन खाना ढूंढने के लिए जंगल में निकले थे। तभी कास मुंडा की नजर उन पर चली जाती है और वह उन लोगों पर जाल डालकर उन्हें बंदी बना लेता है। अरे ये क्या, हम इस जाल में कैसे फंस गए? कोई तो हमारी मदद करो, बचाओ, हमें यहाँ से कोई बाहर निकालो। उन नागिनों को दर्द में देखकर सपेरों का झुंड बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन अपने दोस्तों की आवाज सुनकर कशिश नागिन वहाँ पर आ जाती है और कहती है, दुष्ट सपेरों, तुम लोग हमें बंदी बनाओगे? रुको, मैं अभी तुम लोगों को सबक सिखाती हूँ। इतना बोलकर कशिश एक सपेरों को डस लेती है और यह देखकर गुस्से में कास मुंडा अपने त्रिशूल से कशिश नागिन को मार देता है और वह वहीं पर मर जाती है और सारे सपेरे उन नागिनों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाता है। इधर अपनी माँ केसवी की लाश को देखकर मानवी, शांति और लक्षिता बहुत ही रोते हैं। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा होता है कि वे लोग आखिर क्या करें, कैसे अपनी माँ के बिना अपनी जिंदगी गुजारे, क्योंकि अब वह लोग अनाथ हो चुके थे और इस बात से वे लोग बहुत ही दुखी थे। इसलिए वह अपनी माँ के कातिलों से बदला लेने की सोचते हैं। इसलिए एक तरफ जहाँ सारे सपेरे खुशी मना रहे होते हैं, वहीं नागिन की बस्ती में मातम छाया होता है। इसलिए नागिनों की बस्ती की रानी नागिन सारे नाग और नागिनों को इकट्ठा करके उन लोगों से कहती है, हम लोगों को जल्द से जल्द इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर यह सब कर कौन रहा है, क्योंकि आज तक तो हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, फिर आज ऐसा कैसे हो सकता है? नागिन माँ, मुझे लगता है ये काम गांव में रहने वाले उन दुष्ट सपेरों का ही है, क्योंकि उनके अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन लोगों को हमारे बारे में आखिर पता कैसे चला? हम लोग तो यहाँ कई सालों से रह रहे हैं, आज तक तो उन लोगों को कभी खबर नहीं हुई। कहीं तुम लोगों में से कोई जंगल से बाहर तो नहीं गया था? रानी नागिन की बात सुनकर वह तीनों बहनें डर जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि आज उनकी एक गलती की वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। अरे क्या हुआ, तुम तीनों ऐसे रो क्यों रही हो? तभी मानवी रानी नागिन को सारी बातें बता देती है और उनकी बातें सुनकर रानी नागिन गुस्से में आ जाती है और वह कहती है, आज तुम तीनों बहनों की एक छोटी सी गलती की वजह से हम लोगों को इतना कुछ सहना पड़ रहा है। अब उन सपेरों को हमारे बारे में पता चल चुका है और वह कभी भी हम लोगों पर हमला कर सकता है। तुम लोगों ने अपने साथ साथ हम सबकी भी जान खतरे में डाल दी है। इसके लिए तुम लोगों को सजा जरूर मिलेगी। इसलिए तुम लोग अभी उस बस्ती से बाहर निकल जाओ और यहाँ लौटकर कभी मत आना। रानी नागिन ने उन तीनों बहनों को बस्ती से बाहर निकाल दिया और वह तीनों बहनें रोते रोते जंगल से बाहर निकल जाती है। आज हम लोगों की गलती की वजह से सारे नाग नागिन खतरे में आ गए हैं। अब कुछ भी हो सकता है।
ऐसा मत कहो बहन, हम अभी भी अपनी बस्ती के लोगों को बचा सकते हैं और अपनी माँ के कातिलों का बदला ले सकते हैं। और हमें बंदी बनाए उन मासूम नाग नागिनों को भी सपेरों से छुड़ा कर लाना है। हम उन सपेरों को उनके साथ कुछ बुरा करने नहीं दे सकते। अब हमें ही उन सपेरों को मारकर अपने साथियों को बचाना होगा। हाँ बहन, तुम दोनों सही कह रही हो। हम ऐसे हार नहीं मान सकते। हमें उन सपेरों को उनके किए की सजा देनी ही होगी। ऐसा बोलकर वो तीनों बहनें गांव में रात के अंधेरे में घुस जाती है और रात के अंधेरे में वे लोग अपने साथियों को ढूंढने लगती है। लेकिन आधी रात बीत जाने के बाद भी उन्हें उन सपेरों का ठिकाना नहीं मिलता है। पता नहीं उन दुष्ट सपेरों का ठिकाना कहाँ पर है और उन्होंने आखिर हमारे साथियों को कहाँ छुपा रखा है। लेकिन हमें कैसे न कैसे करके उन्हें ढूंढना ही होगा। वहीं कासमुंडा अपने बाकी के सपेरों से कहता है, तुम लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें आज ही रात बहुत ज्यादा ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और फिर कल सुबह हम इन नाग और नागिनों की बलि दे देंगे। इसलिए तुम लोगों को आज रात इन लोगों पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है उस्ताद जी, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। उन तीनों बहनों के पास सिर्फ रात का ही समय था, इसलिए वो लोगों के घरों में घुस घुस कर अपने साथियों को ढूंढने लगती है और कुछ ही देर में उन लोगों को उन सपेरों का ठिकाना मिल जाता है और देखते हैं कि उन सपेरों ने उन नाग और नागिनों को एक बड़े से पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। अरे तुम लोग हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, जल्दी करो वरना वे लोग आ जाएंगे। उसी समय उन तीनों बहनों ने अपनी जादुई शक्तियों से उस पिंजरे को तोड़ दिया और अपने सारे साथियों को बाहर निकाल लिया। लेकिन तभी वहाँ पर आवाज सुनकर कासमुंडा और उसके सारे साथी आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम लोग यहाँ से बचकर जाने की सोच रहे हो। और यह क्या, तुम्हारे साथ ये 3 बच्चियाँ भी हैं। चलो अब तो और भी मजा आएगा, अब यह भी हमारी बंदी बनेगी। ऐसा कहकर सपेरा जैसे ही उन नागिनों को पकड़ने जाता है वैसे ही वह सारे नाग नागिन अपने असली रूप में आ जाते हैं और सारे सपेरों को डस लेते हैं और सारे सपेरे वहीं पर मर जाते हैं। तूने ही हमारी माँ की जान ली है ना, आज हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर वो तीनों बहनें एक होकर कासमुंडा को बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और इस तरह से उस गांव से सारे सपेरों का नामो निशान मिट जाता है और नाग और नागिन वापस से अपने बस्ती में लौट जाते हैं। सारी बातें जानकर बस्ती की मुखिया उन तीनों बहनों को शाबाशी देती है और उन्हें अपने नागलोक में वापस शामिल कर लेती है और उस दिन के बाद से हर कोई उन तीनों बहनों से बहुत प्यार करने लगता है और वे लोग खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं।